यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है एंड सर माहौल बन रहा है आपके एंड पर, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। एंड सर ये चैप्टर्स का रिवीजन आपके एंड पर सर मस्त तरीके से एंड इफेक्टिवली, अच्छे से, एफिशिएंटली हो रहा है। क्योंकि सर रिवीजन जो होता है ना बेटा, रिवीजन क्लियर सर, आपकी विजन में फिट हो जाना चाहिए पूरा चैप्टर। एंड सर ये रिवीजन लेक्चर्स आई होप आपको हेल्प करेंगे और डेफिनेटली आपके रिवीजन में बहुत ही एफिशिएंट एफिशिएंसी ले आएंगे। सर इफेक्टिवनेस इज वेरी एसेंशियल एंड एफिशिएंसी इज वेरी एसेंशियल। आई होप कम टाइम में पूरा कवरेज हो रहा है। आइए अगला टॉपिक, अगला चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों। क्या लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, चैप्टर नंबर 20 सर, सेक्शन नंबर 85 बोलता है क्या, लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। सर आपको पता है क्या, अगर कभी भी बिजनेस ट्रांसफर होता है बाय वे ऑफ सेल, लीज, लिव इन लाइसेंस, हायर और इन एनी अदर मैनर बेटा, तो सर जिस दिन बिजनेस ट्रांसफर हुआ है उसके बाद का अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली जिसने बिजनेस परचेज किया, मतलब ट्रांसफर जो होगा वो ही लायबल होगा। पर सर ध्यान देना, सर जिस दिन बिजनेस ट्रांसफर हुआ, जैसे 14 फेब को बिजनेस ट्रांसफर हुआ बच्चों, अरे बिजनेस ट्रांसफर की बात कर रहा हूं बच्चे, क्लियर, तो 13 फेब तक की जो लायबिलिटी थी उसके लिए ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी बोथ शेल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द बिजनेस। भले ही वो लायबिलिटी पहले पीरियड के मतलब प्रायर टू ट्रांसफर बिजनेस की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भले लायबिलिटी सर उस टाइम पे एग्जिस्टिंग थी या बाद में पता पड़ी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा बिजनेस टेक ओवर करने से पहले सर हमेशा ड्यू डिलिजेंस होता है, सो दैट टैक्स की लायबिलिटी बाद में आ नहीं जाए। ओके सर, सेक्शन नंबर 86 बोलता है लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपको पता है क्या, अगर एजेंट गुड सप्लाई किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, खुद के नाम का बिल इशू किया तो एजेंट इज लायबल टू पे द टैक्स। और सर अगर मान लो कोई गुड्स एजेंट ने परचेज किया ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो एजेंट कैसे प्रिंसिपल के यहाँ पे आएगा, तो वो सप्लाई होगा तो जीएसटी पे करना पड़ेगा और एजेंट इज लायबल टू पे टैक्स। पर बाय सर मेकिंग दिस प्रोविजन, गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, अगर ऐसे केस में कभी एजेंट अपना टैक्स पे नहीं करता तो प्रिंसिपल विल आल्सो बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द एजेंट। इसलिए एजेंट कभी भी अपॉइंट करते वक्त ध्यान रखना कि वो ईमानदार हो, टैक्स कंप्लायंट हो, नहीं तो प्रिंसिपल भी इक्वली लायबल होता है। सर आइए सेक्शन नंबर 87 बोलता है लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्जर ऑफ द कंपनीज। मान लो कोई दो कंपनीज मर्ज हो रही है बेटा, अमलगमेट हो रही है 14 फेब को। सर कोई दो कंपनीज अमलगमेंट हुई, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं भाई, अगर दो कंपनी का अमलगमेशन हुआ है, मर्जर हुआ कब, 14 फेब को, तो सर आपको पता है कंपनी के केस में सर कभी भी अमलगमेशन मर्जर होता है तो उसकी फाइल सर कोर्ट में जाती है, कोर्ट उसका सर स्कीम ऑफ मर्जर या अमलगमेशन अप्रूव करता है। अब सर उन्होंने मान लो अप्रूव किया है कब, 15 मई को। अब सर 15 मई को कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये सर अमलगमेशन मर्जर की स्कीम अप्रूव हो गई है। उसके बाद वो कंपनी का क्या होता है, आरओसी में रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद सर आरओसी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उस नई कंपनी को। तो पॉइंट आता है क्या सर, 14 फेब बेटा, कोर्ट का ऑर्डर भले 15 मई को आया, पर सर इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर अमलगमेशन 14 फेब कहलाता है बच्चों। पर सिंस जीएसटी पर्पस के लिए 15 मई तक आरओसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, तो नया रजिस्ट्रेशन नंबर नई कंपनी का 15 मई से पहले का नहीं मिल सकता। तो इसमें क्वेश्चन आया क्या कि 14 फेब से लेकर 15 मई के बीच में जो इन्होंने आपस में ट्रांजेक्शन किए उसका क्या होगा। तो ऐसे केस में इन्होंने जो आपस में ट्रांजेक्शन किए उसको नॉर्मल दो अलग अलग पर्सन मानते हुए ट्रीट करना है। मान लो एक कंपनी थी अंधेरी में, दूसरी कंपनी थी बोरीवली में, दोनों महाराष्ट्र में बेटा, तो सर 14 फेब से लेकर 14 मई तक जो इन्होंने आपस में ट्रांजैक्शन की वो नॉर्मल सेल मानी जाएगी, नॉर्मल सप्लाई माना जाएगा, नॉर्मल एज इफ 2002 डिफरेंट पर्सन ऐसा माना जाएगा बच्चा। क्लियर, इसी के साथ भारत माता की जय। सर आइए सेक्शन में 88 बोलता है लायबिलिटी इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। कभी भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में हो जाती है तो उसका जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है वो कमिश्नर को नोटिफाई करेगा विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट कि मैं इस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं, क्या डिपार्टमेंट का कोई ड्यूज पेंडिंग है इस कंपनी का। तो ऐसे केस में कमिश्नर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ इंटीमेशन देगा कि यस इतना अमाउंट ड्यू है, भले टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अदर सम हो, वो इंटीमेशन देगा कमिश्नर, जितना अमाउंट ड्यू आ रहा है उतना अमाउंट लिक्विडेटर क्या करेगा, सेट असाइड करेगा, सो दैट सर जब कंपनी का लिक्विडेशन से जो पैसा आएगा उससे वो ड्यूज पूरे कर पाए। ओके डन सरकार। और हाँ सर अब सेक्शन 89 में दे रखा है लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दी प्राइवेट कंपनी। मान लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो ऐसे केस में नॉर्मली क्या होता है, कंपनी लायबल होती है, पर यहाँ पे ऐसे केस में एवरी डायरेक्टर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का था जिस टाइम पे कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन द जीएसटी, भले वो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी या अदर ड्यूज कुछ भी पेबल है, उन सब के लिए वो जॉइंटली एंड इक्वली लायबल होगा। क्लियर। और हाँ अगर कोई डायरेक्टर पे पर्सनल पेनल्टी लगी है, अगर कोई डायरेक्टर पे पर्सनल पेनल्टी लगी तो ऐसे केस में वो पर्सनल पेनल्टी उस डायरेक्टर पे ही लगेगी, उसके लिए अदर डायरेक्टर्स लायबल नहीं होंगे। अदरवाइज नॉर्मल कंपनी के ड्यूज के लिए ऑल द डायरेक्टर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी। हाँ अगर कोई डायरेक्टर ये प्रूव कर दे कि उसमें उस बिजनेस में उसका कोई सर
नेग्लिजेंस नहीं था सर, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो कोई इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ऐसे केस में उस डायरेक्टर को छोड़ देंगे, बाकी सारा डायरेक्टर विल बी सेपरेटली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द कंपनी। एक और चीज, मान लो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब क्या बन गई बेटा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है। अब सर 14 फेब तक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, 15 फेब से पब्लिक लिमिटेड बन गई है, तो ऐसे केस में 14 फेब तक जो डायरेक्टर थे उसके लिए सारे डायरेक्टर विल बी लायबल, क्लियर। और 15 फेब के बाद डायरेक्टर पर्सन लायबल नहीं होंगे, पर हाँ 14 फेब तक की लायबिलिटी के लिए ऑल दोस डायरेक्टर विल बी लायबल, भले वो लायबिलिटी बाद में डिटरमाइन हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए सेक्शन 90, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फर्म टू पे द टैक्स। सर ध्यान देना बेटा, अगर कभी भी पार्टनरशिप फर्म है उससे कोई ड्यूज पेंडिंग है, अच्छा ड्यूज पेंडिंग करने बोल रहा हूं मतलब जीएसटी हो, टैक्स का अमाउंट हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, लेट फी हो या एनी अदर सम पेबल हो, सबकी बात कर रहा हूं मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर बेटा, सारे ड्यूज की बात चल रही है। अगर ड्यूज पेंडिंग है तो ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शैल बी जॉइंटली एंड सेपरेटली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म, क्लियर। अब मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो जिस दिन वो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके 1 महीने के अंदर उसको अपने जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि मैं इस फर्म से इस दिन से रिटायर हो गया हूं। अगर उसने इंटीमेशन दे दिया तो जिस दिन तक वो पार्टनर था उस दिन तक की लायबिलिटी के लिए दैट पार्टनर विल बी लायबल, भले वो रिटायर हो गया है, पर हाँ उसके बाद वाली रिटायरमेंट के बाद वाली लायबिलिटी के लिए वो रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म। पर हाँ अगर उसने इस 1 महीने के अंदर इंटीमेशन नहीं दिया तो सर लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल कंटिन्यू एज इफ ही इज नॉट रिटायर्ड, जब तक कि वो इंटीमेशन नहीं देता तब तक। और हाँ ये इंटीमेशन देना पड़ेगा उस पार्टनर को टू एवरी जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर जहां पे वो फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्लियर डन। सेक्शन 91 बोलता है लायबिलिटी ऑफ गार्जियंस और ट्रस्टीज एटसेट्रा। सर अगर मान लो कोई माइनर है या कोई इनकैपेसिटेड पर्सन है, उसके बिहाफ पर कोई गार्जियन, ट्रस्टी या एजेंट बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, तो ऐसे केस में अगर उस बिजनेस की कोई लायबिलिटी बनती है जीएसटी की, तो ऐसे केस में दोस गार्जियन, trustee or agent will be liable to pay the dues of that business as if they were carrying on the business on their own behalf, clear। क्योंकि वो माइनर और इनकैपेसिटेड पर्सन से रिकवरी नहीं हो सकती, इसलिए वो गार्जियन वगैरह को मानेंगे एज इफ दे आर डूइंग द बिजनेस फॉर देयर ओन, ऑन देयर ओन, वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, ऐसे वो पर्सन लायबल होंगे। फिर लायबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एटसेट्रा, ध्यान देना बेटा, कभी कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस डिस्प्यूट में होता है, उसके लिए कोर्ट ऑफ वॉर्ड अपॉइंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट हो गया, तो ऐसे केस में जो पर्सन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल या कोर्ट ऑफ वॉर्ड वो लायबल होगा टू पे द ड्यूज ऑफ द बिजनेस एज इफ ही वाज कैरिंग द बिजनेस फॉर हिमसेल्फ, क्लियर। सर कोर्ट ऑफ वॉर्ड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल हो गया, ऑफिशियल ट्रस्टी, एनी रिसीवर और मैनेजर इंक्लूडिंग एनी पर्सन by whatever be his designation who in fact actually manages his business will be liable to pay the use as if he was carrying on the business for himself। फिर सेक्शन 91 स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग लायबिलिटी टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, अदर ड्यूज। बेटा सबसे पहला अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है इंडिविजुअल के केस में, इन केस ऑफ डिसीज्ड पर्सन, क्लियर। सर अब ऐसे केस में अगर उसका कोई लायबिलिटीज पेंडिंग था जीएसटी का, तो ऐसे केस में कौन लायबल होगा? तो सबसे पहली बात सर केस नंबर 1, क्या उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो लीगल हायर्स विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। पर ऐसे केस में लीगल हायर पे लायबिलिटी आएगी मैक्सिमम उतने अमाउंट की जितना प्रॉपर्टी पास ऑन हुआ है इन इनहेरिटेंस टू दैट लीगल हायर्स। बेटा सेकंड थिंग, अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो ऐसे केस में जो पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, भले वो लीगल हायर हो या एनी अदर पर्सन हो, वो लायबल होगा टू पे द ड्यूज ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। अब उसमें कोई लिमिट नहीं लगती कि प्रॉपर्टी जितनी पास ऑन हुई उतना ही लायबिलिटी आएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी आएगी अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो। पर ध्यान देना बेटा, इन सारे केस में जो इस पूरे सेक्शन बता रहा हूं मैं, भली लायबिलिटी उस टाइम पे डेथ के टाइम पे एग्जिस्टिंग थी या बाद में डिटरमाइन हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। आइए लायबिलिटी इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ एचयूएफ एओपी वेदर डिटरमाइन बिफोर और आफ्टर द पार्टीशन, देखो हर जगह लिखा वेदर डिटरमाइन बिफोर आफ्टर द डेथ, वेदर डिटरमाइन बिफोर आफ्टर द पार्टीशन, वेदर डिटरमाइन बिफोर आफ्टर द डिसोल्यूशन, वेदर डिटरमाइन बिफोर आफ्टर द टर्मिनेशन। मतलब लायबिलिटी कभी भी डिटरमाइन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लायबिलिटी आनी है मतलब आएगी। आइए लायबिलिटी इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ एचयूएफ और एओपी, सरकार एचयूएफ और एओपी के केस में सारे मेंबर्स ऑफ द HUF और AOP सर विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द HUF और AOP jointly and severally। सर अगर मान लो वो HUF या AOP डिसोल्व हो गई तो सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो डिसोल्व्ड HUF और AOP का लायबिलिटी पेंडिंग था तो ऑल द मेंबर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, भली लायबिलिटी उस टाइम पे डिसोल्यूशन के टाइम पे एग्जिस्टेंस में थी या लायबिलिटी बाद में पता पड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन लायबिलिटी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सर सारे पार्टनर्स विल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म। सर भले लायबिलिटी बाद में पता पड़ी या उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जितने भी पार्टनर्स थे वो सब लायबल होंगे। फिर सर इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ गार्जियनशिप और ट्रस्टीशिप, जैसे पर्सन ऑफ माइनर पर्सन था वो मेजर हो गया, या सर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अब साउंड माइंड का हो गया, इनकैपेसिटेड पर्सन कैपेसिटेड पर्सन बन गया, तो ऐसे केस में सर पता है अभी हमने सेक्शन पढ़ा था क्या, ऐसे केस में सर गार्जियन, ट्रस्टी और एजेंट लायबल होते हैं बेटा। पर जैसे ही वो माइनर मेजर हो गया या इनकैपेसिटेड पर्सन कैपेसिटेड पर्सन बन गया, उस दिन से वो मेजर पर्सन या
पर्सन ऑफ साउंड माइंड जिसका बिजनेस गार्जियन ट्रस्टीशिप वगैरह कर रहे थे सर, तो दैट मेजर या वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड जो बन गया है वो लायबल होगा एज इफ ही वाज कैरिंग ऑन द बिजनेस, भले वो लायबिलिटी पहले वाले पीरियड की हो या बाद वाले पीरियड की हो, बाद में डिटरमाइन हुई है, पहले से पता थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जो बच्चा बड़ा हो गया वो सोचेगा बचपन ही अच्छा था मेरा, अब जिंदगी बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं सर, पहले की लाइबिलिटी अब पे करनी पड़ेगी, बड़े होते ही जिम्मेदारी पूरी आ जाती है बच्चों, इसलिए मस्त होकर पढ़ाई करिए सरकार। आइए सेक्शन 94 लाइबिलिटी इन अदर केसेस सरकार, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर सर। यहां पर लिखा है क्या, अच्छा सुनना, ऊपर वाला सेक्शन में पढ़ा था कि वो फर्म बंद हो रही है, एचयूएफ डिसॉल्व हो गया था, एओपी डिसॉल्व हो गया था, बिजनेस सर यहां पर क्या हो रहा है पता है, परिवार आज भी है, पर सर वो बिजनेस जिसकी वजह से झगड़ा होता है वो बिजनेस हमने डिसकंटिन्यू किया। तो वेयर अ फर्म एओपी और एचयूएफ हैज डिसकंटिन्यूड द बिजनेस, सर अभी भी एचयूएफ है, फर्म अभी भी फर्म है, रिश्ता अभी भी रिश्ता है, एओपी अभी भी एओपी है, बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, तो यहां बोला है क्या उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस बिजनेस का कोई ड्यूज पेंडिंग है तो ऐसे केस में वो एचयूएफ एओपी और फर्म जो भी है वो एंड ऑल द मेंबर्स और पार्टनर्स ऑफ द फर्म एचयूएफ और एओपी विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म एओपी और एचयूएफ। बेटा हाँ है ना भाई, क्लियर, एज इफ दे वर कैरिंग ऑन द बिजनेस, भले लायबिलिटी उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में थी या बाद में डिटरमाइन हुई, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या आता है, वेयर अ चेंज हैज अकर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एओपी और सर मान लो कभी कोई एओपी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया या पार्टनरशिप फर्म का सर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, या फिर सर तो ऐसे केस जैसे हो गया ना, होता ना बच्चा, 4 पार्टनर थे अभी एक पार्टनर और ऐड हो गया बेटा, तो ऐसे केस में न्यू मेंबर जो ऐड हुआ है सर वो भी लायबल होगा, मतलब पुराने मेंबर्स एज वेल एज नए मेंबर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म एज इफ दे वर कैरिंग ऑन द बिजनेस। हाँ है ना भाई, मतलब all those persons will be liable to pay the dues of such firm or AOP for any period before its constitution। भले उस टाइम पे वो पार्टनर नहीं थे उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ड्यू डिलिजेंस करके ही आप पार्टनरशिप में ऐड होइएगा। एज इट एग्जिस्टेड बिफोर एंड इट एज इट एग्जिस्ट आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन, ऑल शेल बी लायबल टू पे द ड्यूज ऑफ द फर्म और AOP। क्लियर, डन सर। एक्सप्लेनेशन बोलता है क्या, जहां जहां भी पार्टनरशिप का है वहां एलएलपी रेफर किया जाएगा, कोर्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी होगा। इसी के साथ भारत माता की जय, इसी के साथ ये टॉपिक ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई होप मजा आया होगा, आई होप रिवीजन इफेक्टिवली हो रहा होगा। ध्यान देना, इन चैप्टर्स को अगर आपने 2 बार भी ध्यान से सुन लिया माहौल बन जाएगा, एक बार भी ध्यान से अगर इसको रीड कर लिया इफेक्टिवली, ये पूरा टॉपिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। क्वेश्चन जो बनते एग्जाम में उसके डायरेक्ट आंसर मिलेंगे आपको और मजा आएगा आपके इन पर। आई होप मजा आ रहा है सर। एंड सर कमेंट बॉक्स में माहौल लिख देना सर, मोटिवेशन मिल जाएगा मेरे को। डू लाइक द लेक्चर अगर आपको मजा आया हो तो बेटा। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।